हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल हेवन एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हिस्ट्री का सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और आपको सारे कंसेप्ट जो हैं हिस्ट्री के क्लियर हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसा करिए, देखिए प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी चैप्टर मैं ख़त्म किया हूँ, जैसे मान लीजिए अभी तक हमारा क्या ख़त्म हो चुका है। मिडिवल हिस्ट्री में कौन सा पार्ट खत्म किया है हमने? दिल्ली सल्तनत को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। उसमें क्या क्या खत्म किया है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इससे आप पूरे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, पीछे के क्वेश्चन हैं, कहीं भी बुक से या फिर कोई प्रैक्टिस सेट से या कहीं भी आप कहीं से भी अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं, उसमें यहाँ से जो भी सेक्शन में पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, या काम का पढ़ा है कि नहीं। देखिए, सबसे बढ़िया होता है किसी भी टीचर को जज करने का ये तरीका। मैं जब भी ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, मैं भी जब भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ कहीं पे भी, तो मैं बच्चों से हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग अगर किसी को जज करना है, टीचर को, तो ऐसे ही जज कर सकते हैं कि अगर वो जो पढ़ा रहा है वो आपके एग्जाम में आ रहा है, आया हुआ है कि नहीं, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। चैनल पे अपलोड किया जा रहा है फिजिक्स का भी लेक्चर, बच्चे देख रहे हैं। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा है तो जाके फिजिक्स का भी लेक्चर देख सकता है। इससे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पूरे लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारे वीडियो पे पहले व्यू 100+ आ रहे थे और अब हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो अब 30-35 व्यू आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मदद करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने, आपको पता ही है, अकबर के बारे में स्टार्ट किया था और अकबर के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। और अब हम लोग आज अकबर के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश पढ़ रहे हैं, जो कि मिडिवल हिस्ट्री में आता है, मतलब मध्यकालीन भारत में आता है। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमें। तो देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि 1569 में क्या हुआ था। अकबर का जो सन था, ठीक है, क्या नाम था उसका? सलीम। उसका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। और किसने आशीर्वाद दिया था? तो वो दिया था शेख सलीम चिश्ती जी ने, जिनका मकबरा कहाँ पे है? वो भी है फतेहपुर सीकरी में। और उन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने लड़के का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम में प्रसिद्ध हुआ, जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद देखते हैं कि 1572 में अकबर ने अपना गुजरात मिशन प्रारंभ किया। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर का जो गुजरात मिशन था ये कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1572 ईस्वी में। कब? 1572 में उसने गुजरात मिशन प्रारंभ किया था, गुजरात मिशन पे गया था। और वहाँ पे इसने पहली बार समुद्र और पुर्तगालियों को देखा। आपको पता होगा कि 1498 में पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि आया था कहाँ से? आपको पता है, पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। तो ये सब स्टैटिक जीके में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये मैंने पीछे पढ़ाया भी है आपको। तो जब अकबर 1572 में गुजरात मिशन पे गया तो सबसे पहले उसने वहाँ पे समुद्र देखा और पुर्तगालियों को देखा। इसके बाद देखिए, जब वो गुजरात मिशन में सक्सेसफुल हो गया, गुजरात मिशन उसका सफल हो गया, तो उसने उसी की खुशी में 1573 में क्या बनवाया? बुलंद दरवाज़ा बनाया, जो कि आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप लोग कभी गए होंगे फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तो बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था अकबर ने? 1573 में। और ये कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद इसने क्या क्या बनवाए? काफ़ी चीज़ें इसने बनवाई थी, तो उसको देख लेते हैं एक नज़र। इसने क्या क्या बिल्ड कराए? तो पहला, इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता था? तो बेसिकली इबादत करने की जगह होती थी। मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, इस्लाम वाले हैं, वो आके पूजा करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो इसी को बोलते हैं इबादत खाना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसने पंचमहल भी बनवाया था। क्या बनवाया था? पंचमहल। तो ये भी आपको पता होगा। उसके बाद इसने मरियम महल बनवाया था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ठीक है। हालांकि मैं इतना सिंपल इंग्लिश लिखता हूँ और आपको अच्छे से बता देता हूँ कि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए, कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा एफर्ट मैं कर रहा हूँ। एक एक दिन में एक वीडियो के लिए आपको 4 घंटे तक हमको लग जा रहे हैं पॉइंट कलेक्ट करने में और वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ हेल्प करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है। बस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके बाद देखिए, मरियम महल बनवाने के बाद इसने सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया था, क्योंकि सलीम चिश्ती की डेथ हो गई थी इनके गुरु की। तो इन्होंने क्या किया था? उनका मकबरा भी बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जब इतना सब कुछ इन्होंने कर लिया तो इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट किया। देखिए इसीलिए मैंने आपको बाबर के टाइम पे बताया था कि मुगलों की पहली राजधानी कौन सी थी, आगरा थी। इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि बाद में अकबर क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कि मुगलों की पहली राजधानी कौन सी थी तो आगरा थी। अगर अकबर के शासनकाल में पूछता है कि अकबर ने कहाँ से कहाँ चेंज किया था तो आगरा से फतेहपुर सीकरी चेंज किया था। हालांकि अकबर की राजधानी आगरा भी रहती है और फतेहपुर सीकरी भी रहती है क्योंकि बाद में चेंज कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट काम हुआ 1576 में होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध। और यह किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो महाराणा प्रताप कहाँ के थे, तो आपको पता ही होगा राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, तो मीर बख्शी था और मान सिंह थे। ठीक है, आपको याद रखना है अकबर की तरफ से अकबर नहीं लड़ा था बल्कि मीर बख्शी और मान सिंह लड़े थे और इधर से महाराणा प्रताप थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसके बारे में बदायूनी जो था अकबर के दरबार में रहता था, ये बदायूनी जो था इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुंतखाव उत तवारीख। क्या नाम था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुंतखाव उत तवारीख इस बुक का नाम था, जिसमें उसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र किया था। और इसने बदायूनी ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को खरनौल युद्ध भी कहा था। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि अगर पेपर टफ बनाता है और आपसे ये पूछता है कि खरनौल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये भी किसके किसके बीच होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कब होता है, 1576 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अकबर जो है उसने 1577 में जो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इसके पहले मैंने हुमायूं के टाइम में आपको सिखों के दूसरे गुरु के बारे में बताया था और यहाँ पे मैं सिखों के चौथे गुरु के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1577 में गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, इनको अकबर ने क्या किया था, 500 बीघा जमीन गिफ्ट किया था। ठीक है, अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दान दे दिया था या गिफ्ट किया था। और जहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था, रामदास नगर, अपने नाम पे एक नगर की स्थापना की पंजाब के अंदर जिसको रामदास नगर बुलाया जाता था। और बाद में इसी का नाम क्या हो गया, अमृतसर। ठीक है, तो अमृतसर का पहले नाम क्या था जब वो बसाया गया था, रामदास नगर, बाद में नाम क्या होगा, अमृतसर। और यहीं पे बाद में क्या बनवाया गया था, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो उस टाइम पे स्वर्ण मंदिर नहीं बना था, स्वर्ण मंदिर यहाँ पे बाद में बनाया गया था। बेसिकली गुरु रामदास ने रामदास नगर या अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अकबर सभी धर्मों को साथ लेके चलता था। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, सिख धर्म को भी साथ में लेके चला, 500 बीघा जमीन गिफ्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा, अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर के समकालीन कंटेम्प्रेरी मतलब कौन से सिखों के गुरु थे, तो सिखों के चौथे गुरु जिनका नाम था गुरु रामदास, वो अकबर के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। किसकी, दीन इलाही धर्म की। और दीन इलाही का मतलब क्या होता है, देखिए इलाही का मतलब होता है अल्लाह, तो दीन इलाही का मतलब होता है अल्लाह का धर्म। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछता है कि इस धर्म को मानने वाला, स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो आपको याद रखना है एकमात्र हिंदू वो बीरबल ही था, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास। तो बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास। यही एकमात्र व्यक्ति था जिसने अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि वो कौन सा व्यक्ति था, एकमात्र हिंदू कौन सा था जिसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो वो था बीरबल या महेश दास। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं था ये धर्म, बाद में ये खत्म हो गया था, लेकिन इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की। ठीक है, संवत क्या होता है ये मैंने जब आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, शायद आपको बताया था पहला या दूसरा, जहाँ पे मैंने शुरुआत किया था मेडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की। और मैंने बताया था कि इस्लाम की शुरुआत किसने की थी, इस्लाम धर्म को किसने प्रमोट किया था, तो वो किया था हज़रत मोहम्मद साहब ने। और मैंने आपको उसी टाइम पे ये भी बताया था कि हज़रत मोहम्मद साहब जी ने क्या किया था, एक संवत की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, वो कौन सा संवत था, याद है कि नहीं आप लोगों को, अगर याद है तो कमेंट करके बताइए, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। तो वो था हिजरी संवत। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत की स्थापना की थी। हिजरी संवत का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक कैलेंडर प्रकार का। ठीक है, मतलब कैलेंडर जहाँ पे आप डेट्स वगैरह उसके हिसाब से निर्धारित होते हैं धर्म के। तो उसी तरीके से अकबर ने एक अपना नया कैलेंडर जारी कराया जिसे बोलते हैं इलाही संवत। और ये कब जारी कराया था, 1583 में। नेक्स्ट उसने इलाही सिक्के भी जारी कराए, इलाही के नाम से सिक्के भी उसने चलवाए। उसके बाद इसने भूमि मेजरिंग यूनिट मतलब
जमीन को, भूमि को नापने की इकाई भी शुरू कराई। इसके पहले मैं बताया था अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इन सब ने भी क्या किया था, भूमि मापने की इकाई शुरू कराई थी। फिरोज शाह तुगलक ने भी कराया था। तो अकबर ने भी शुरू कराया जिसका नाम था इलाही गज, और एक इलाही गज बराबर कितने होते थे, 31 इंचेस होते थे, 31 इंचेस। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप हर एक पॉइंट को नोट करते होंगे एक कॉपी पेन लेकर। ठीक है, जब भी आप लेक्चर देखा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। आपको कहीं भी हिस्ट्री के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको केवल 20-25 मिनट मेहनत करना है। मुझे तो 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करना पड़ता है पर डे इसके लिए, ये वीडियो के लिए। लेकिन आपको केवल 20 मिनट का टाइम देना है और आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों में सबसे आगे निकल जाएंगे जनरल स्टडीज़ में कुछ दिन बाद। ठीक है, बस आप चैनल बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसने प्रयागराज का नाम, मतलब प्रयाग था, प्रयागराज तो अब हो गया है यूपी में, जो प्रयाग है इलाहाबाद, तो इसने प्रयाग के नाम को इलाहाबाद कर दिया था, जो कि अब योगी जी ने क्या किया, वापस इसका नाम प्रयागराज कर दिया। तो अगर आपसे ये पूछता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो अगर आने वाले एग्जाम में ये पूछता है कि प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था बदल के, तो याद रखना है ये किसने किया था, अकबर ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद अकबर का जो एरा था, मतलब बोल सकते हैं कि अकबर का जो शासन था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इसको गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। लिटरेचर का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या होता है, साहित्य। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर का हिंदी अगर आप आपसे पूछते हैं तो इसका हो जाएगा साहित्य का स्वर्ण काल। तो अकबर का जो शासन था इसको साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर का जो शासन था उसकी आधिकारिक भाषा क्या थी, देखिए कोई भी शासन कर रहा है, कोई भी अगर शासक शासन कर रहा है तो उसकी कोई तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आधिकारिक भाषा। ठीक है, तो वो कौन सी थी, तो अकबर की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। इसीलिए आप देखेंगे कि अकबर ने बहुत सारे साहित्य के, बहुत सारे बुकों के फारसी अनुवाद कराया था। क्योंकि देखिए अकबर तो था अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब सुनने का, कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। तो ये क्या करता था, जो भी हिंदू से रिलेटेड कहानियाँ होती थी या फिर धर्म ग्रंथ होते थे उनको ये फारसी में ट्रांसलेट करा के और उसको सुनता था। ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसके जो शासनकाल था इसको गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कहते हैं, साहित्य का स्वर्ण काल। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, इसने महाभारत का फारसी अनुवाद कराया था, और उस फारसी अनुवाद को क्या बोलते हैं, रजमनामा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है आरआरबी में, अभी जेई का पेपर हुआ था और ग्रुप डी और जे उसका एएलपी का हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो यहाँ तीनों में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रजमनामा है ये किसका फारसी अनुवाद है, तो ये है महाभारत का फारसी अनुवाद जिसको बोलते हैं रजमनामा। और ये किसने अनुवाद किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, आगे चल के अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो कुछ लोगों की हेल्प लेके रामायण को भी ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, फारसी में। लेकिन आपसे स्पेशली पूछेगा महाभारत को किसने ट्रांसलेट किया था फारसी में, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किस नाम से, तो रजमनामा नाम से। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में जो दो मेन पेंटर्स थे, ठीक है, चित्रकार जो करते थे, वो कौन थे चित्रकार, वो थे दसवंत और बसावन। तो अगर ये पूछता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान कौन दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, पेंटर्स थे, तो याद रखना है दसवंत और बसावन नामक दो पेंटर्स जो थे वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1598 में होता है सलीम का विद्रोह। सलीम मतलब समझ रहे हैं, अकबर का लड़का है जो आगे चल के कौन बनेगा, जहांगीर। तो ये क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है, किसके खिलाफ, अपने ही फादर के खिलाफ। ठीक है, तो 1598 में 1598 में सलीम अपने फादर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और इसी दौरान आपको मैं बता दूं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो याद रखिएगा जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था वो था जॉन मिंडन हॉल। कौन था, जॉन मिंडन हॉल। और ये भारत कब आया था, तो याद रखिएगा ये आया था 1599 में। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि वो था, क्या बोलते हैं उसको, हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। जो ठीक से नहीं पढ़ते होंगे या इधर उधर चैनल से पढ़ेंगे तो उनको यही पता होगा कि विलियम हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था वो 1599 में आया था, जॉन मिन्नेलहॉर्न नामक आदमी। हालांकि ये अकबर के दरबार में नहीं आया था। ठीक है, अगर आपसे अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज पूछता है तो वो था रॉल्फ फिंच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिंडन हॉल, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज वो था रॉल्फ फिंच, और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, वो था विलियम हॉकिंस। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और नोट करते रहिएगा कॉपी पे ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए, कहीं भटकना ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुई थी 1600 में। 31 दिसंबर सन 1600 को 1600 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये लंदन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ही इसका स्थापना हुआ था। इसके बाद देखिए मैंने ऊपर बताया था कि सलीम ने विद्रोह किया था 1598 में, और 1602 में वो क्या करेगा, अबुल फजल की हत्या करवा देता है। किसकी, अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे, तो उन नवरत्नों में एक अबुल फजल भी रहा करता था, लेकिन सलीम ने क्या की, इसकी हत्या करवा दी। और इसकी हत्या करवाने के अकबर इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, ठीक है। और अकबर ने ये सोचा कि अकबर ने ये अनाउंस कर दिया कि मेरे मरने के बाद या मेरे सिंहासन से हटने के बाद सलीम नहीं बल्कि इसका बड़ा बेटा मतलब अकबर का पौत्र खुसरो गद्दी पे बैठेगा। लेकिन बाद में फिर जब अकबर की तबीयत खराब हो जाती है तो सलीम जाके माफ़ी उफ़ी मांगता है अकबर से, और फिर अकबर उसी को बनाने के लिए बोल देता है। तो फिर इस तरीके से जो जहांगीर है वो गद्दी पाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अबुल फजल जो था, जिसकी हत्या सलीम ने करवा दी थी, उसी ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कराया था, ठीक है। कौन, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। मैंने बताया ना कि अकबर जो था इसने बहुत सारे बुक्स के फारसी अनुवाद कराए थे, ठीक है, इसीलिए इसको, इसके शासन को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके शासनकाल में एक रहता था टोडर मल नाम का व्यक्ति, आपको सबको पता होगा, आपने अगर जोधा अकबर देखा होगा तो टोडरमल जो था, इसने क्या किया था, पुराणों का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। तो देखिए हिंदू, सारे हिंदू जो धर्म के बुक थे, इसको ये क्या करा था, फारसी में अनुवाद करा रहा था। तो पुराणों का फारसी अनुवाद किसने किया था, टोडरमल ने। आगे बढ़ते हैं। इसने आगरा का भी किला किला बनवाया था। अगर आप कहीं आगरा गए होंगे कभी, तो आप अगर ताजमहल देखे होंगे तो आपको घूमने का मौका मिला होगा आगरा का किला, उसे आगरा का लाल किला भी बोलते हैं। तो दिल्ली वाला लाल किला तो सबको पता होगा शाहजहाँ ने बनवाया है, लेकिन अगर आपसे आगरा का लाल किला पूछता है किसने बनाया या आगरा का किला किसने बनाया, तो ये कौन था, अकबर था। उसके बाद अकबर ने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। मतलब अकबर क्या करता था, जो विधवा थी उनके विवाह के लिए भी, उनके विवाह को वो कराना चाहता था, मतलब सोचता था, उसने इसको प्रमोट भी किया, प्रोत्साहन भी किया कि जो भी विधवा हैं वो विवाह कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। कैसे हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी डिसेंट्री रोग से। डिसेंट्री का मतलब होता है अतिसार रोग, ठीक है। तो अतिसार रोग से इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी 1605 में। और इसकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी मतलब समझ रहे हैं ना, बायोग्राफी जीवनी, ठीक है, तो उसको किसने लिखा था, अबुल फजल ने। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर की बायोग्राफी या जीवनी को क्या बोलते हैं, तो चाहे आपको ऑप्शन में दे आईने अकबरी या अकबरनामा, दोनों हो जाएगा। और इसको लिखा किसने था, अबुल फजल ने लिखा था। और इसका जो टम्ब है, मतलब इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, सिकंदरा आगरा में है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो आगरा में। आगरा में भी कहाँ, तो सिकंदरा में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, अकबर खत्म हो चुका है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने 9 रत्न रखे थे अपने दरबार में, 9 रत्न रखे थे। 9 रत्न मतलब 9 अच्छे अच्छे लोगों का समूह, ठीक है, जो अपने अपने फील्ड के महारथी थे, तो उन्हीं को बोलते हैं 9 रत्न। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था। तो देखिए पहला था बीरबल, जिसको हमने बोला उसका ओरिजिनल नेम था महेश दास। दूसरा था तानसेन, जिसका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। तीसरा था मान सिंह, ठीक है। चौथा था टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था। उसके बाद पांचवा हो जाएगा अबुल फजल। छठा हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना था, इसको याद रखिएगा, ये बैरम खान का लड़का था, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाने जो था, ये क्या था, बैरम खान का लड़का था। बैरम खान तो बताने की जरूरत है नहीं कौन है, तो बैरम खान जो था ये अकबर का संरक्षक था, और इसने हुमायूं के साथ भी काम किया था और अकबर के साथ भी। जो कि बैटल ऑफ कब होता है, जब देखिए तिलवाड़ा का युद्ध होता है, तो बैरम खां वहाँ पे हार जाता है और मक्का मदीना की तरफ चला जाता है, बीच में उसकी रास्ते में हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो बैरम खां का लड़का था अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट था फैजी। फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आठवां जो इसका नौरत्न था वो था मुल्ला दो प्याजा। और जो नौवां था वो था फ़कीर अजुद्दीन। तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा इतनी जल्दी, लेकिन अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू छांट पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने में सफल रहेंगे कि कौन कौन 9 अकबर के नौरत्न थे, और कौन उसमें से अगर पूछ लिया कि कौन नहीं है तो वो भी आप बता पाएंगे, अगर पूछता है कौन है तो वो भी आप बता लेंगे इजीली, अगर आप इसको 2-3 बार देख लेते हैं तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। अब मैंने ये तो बता दिया कि अकबर ने 9 रत्न रखे थे, लेकिन अगर आपसे और डीप में क्वेश्चन पूछता है और ये पूछ लेता है कि सबसे पहले 9 रत्न रखने की शुरुआत किसने की थी, मतलब अपने दरबार में सबसे पहले 9 रत्न किसने रखा था, तो याद रखिएगा ये रखा था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो किस वंश का शासक था,
तो गुप्त वंश का शासक था। जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर मॉडर्न खत्म करेंगे, आधुनिक भारत, और उसके बाद जब हम लोग पीछे आएंगे वापस, ठीक है, पीछे आएंगे, प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब बारे में पढ़ने को मिलेगा, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, कुषाण वंश, ये सब आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरा हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो के नीचे जो भी आपको अच्छा लग रहा हो या कुछ सुझाव देना हो। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, सबसे ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि देखिए वीडियो की रीच नहीं हो रही, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को केवल 30 से 35 लोग देख रहे हैं, मुश्किल से 30-35 लोग देख रहे हैं, और लाइक तो 10-12 हो रहा है, ठीक है। तो इतना ख़राब वीडियो तो नहीं है कि इतना कम लोग देखें और इतना कम लाइक हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए वीडियो को, और थोड़ा सा इस चैनल के बारे में उनको बताइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।